नमस्कार सम्मानित दर्शकों, हम आपको एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में, हमारे वैज्ञानिक पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर विक्टर त्यूनोव हैं, जो इलेक्ट्रोरेटम परियोजना के संस्थापक और प्रेरक हैं। इस परियोजना के प्रमुख लोगों में से एक हैं। वह फिर से हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास उनसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और मुझे पूरी तरह से पता है कि उनके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि यूरी स्टेपानोविच रिबनिकोव के लिए इस तकनीक की खोज एक संयोग थी, जैसे न्यूटन के लिए सेब गिरना। यानी उन्होंने पेंट स्प्रेयर का इस्तेमाल किया और वहां करंट देखा। यही वह प्रेरक शक्ति बनी जिससे वह सब शुरू हुआ जो हम अब इस मॉडल में देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं कि यह तकनीक बिजली प्राप्त करने, उसे संचित करने और आगे उपयोग करने के लिए कैसे लागू की जाती है। यहाँ आपकी अनुमति से मैं आपको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। हाँ, जहां तक बात है कि रिबनिकोव ने यह प्रभाव कैसे देखा, तो वह बालों पर कंघी करने से था। ये वास्तव में बालों पर कंघी करने से था। बिजली, हाँ, विद्युत आवेशों की, बिल्कुल सही। यही बात उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर गई कि न तो कंघी और न ही बाल, तो फिर बिजली कहां से आई। और यही सब मिलकर इस विद्युत संयंत्र के रूप में सामने आया। तो आज मैं आपको इस तकनीक के बारे में विस्तार से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसका स्वरूप ऐसा ही क्यों है। यानी पहले जब हमने और यूरी स्टेपानोविच ने मिलकर विद्युत संयंत्र की असेंबली शुरू की थी, तब इसे विद्युत संयंत्र नहीं माना जाता था। हम एक जनरेटर विकसित कर रहे थे, एक विशेष जनरेटर। और हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका रूप ऐसा होगा। ऐसा रूप इसे यूरी स्टेपानोविच की मृत्यु के बाद ही मिला। दुर्भाग्यवश अब वे हमारे साथ नहीं हैं। उनका निधन 2021 में 7 जून को हुआ था। हमने इसे एक द्वितीयक प्लास्टिक जनरेटर के रूप में विकसित किया था, यानी हम इसे इसी तरह बना रहे थे। लेकिन हमें पता था कि यह यूनिट निश्चित रूप से जनरेशन और पुनर्स्थापन की यूनिट होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका रूप कैसा होगा, हमें नहीं पता था। यानी हमें पाउडर की वापसी की एक प्रणाली विकसित करनी थी, यानी इस प्रणाली का चक्रीय बनाना। पाउडर पुनर्स्थापन प्रणाली में हमें यह ठीक ठीक पता था कि यह ग्राउंडिंग के माध्यम से पुनर्स्थापित होता है। यानी हमें एक ग्राउंडिंग सर्किट की आवश्यकता है जो सभी नियमों के अनुसार हो, जैसा कि वैसे भी पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है। यह सब काम करता है। यह ग्राउंडिंग सर्किट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यह हमें बिल्कुल पता था। हमें ट्राइबो जनरेटर के आकार भी ठीक ठीक पता थे, यानी वह कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूत्र और प्रयोग हैं जिन्हें यूरी स्टेपानोविच ने किया था। और उसी के अनुसार इन सूत्रों से यह गणना की जा सकती है कि इसका आकार क्या होना चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक आकार और आंतरिक संरचना वह निश्चित रूप से थोड़ी अलग है, जो कुछ अभी वेबसाइट पर या कुछ प्रस्तुतियों आदि में देखा जा सकता है। असल में वह वैसी नहीं है। बस, लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि पाउडर कण ट्राइबो जनरेटर के शरीर पर काम करते हैं। यानी ट्राइबो जोड़ी को प्रयोगात्मक रूप से चुना गया है, जिसे तथाकथित कहा जाता है। ट्राइबो जोड़ी क्या है? ये 2 घर्षण तत्व होते हैं, यानी ये इपॉक्सी पाउडर है। वहां विशेष रूप से एपॉक्सी पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा है फ्लोरोप्लास्ट। फ्लोरोप्लास्ट भी ठोस डाइलेक्ट्रिक के बाद, वैक्यूम के बाद सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, सबसे उपयुक्त ट्राइबो जोड़ी का चयन करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। और ठीक यही ट्राइबो जोड़ी अधिकतम करंट देती है। फिर यह समझना जरूरी था कि एयर प्रिपरेशन सिस्टम की आवश्यकता है, यानी इसमें हवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उसकी नमी, या कहें हाँ, परिवेश का वातावरण, यह भी कह सकते हैं। खुद कंप्रेसर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष रूप से स्क्रू टाइप का होना चाहिए। हाँ, मैं तो यूं कहें रहस्य की परत थोड़ी खोल सकता हूं, तो यह बहुत दिलचस्प है। आइए देखिए, हमने पिस्टन कंप्रेसर पर प्रयोग किए थे। पिस्टन कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर में क्या फर्क है? फर्क क्या है? फर्क यह है कि पिस्टन कंप्रेसर में पिस्टन काम करता है। हाँ, वही रिसीवर में हवा भरने के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्क्रू कंप्रेसर में रिसीवर में हवा भरने के लिए स्नेक स्क्रू जिम्मेदार होता है, जैसे पुरानी सोवियत मांस की चक्की में होता था। हाँ, ऐसा आप जानते हैं, स्क्रू जैसा, मतलब छोटी सी सर्पिल, स्पाइरल। हाँ, ऐसी सर्पिल, इसी सर्पिल की मदद से हवा को अंदर भेजा जाता है, हवा को सिस्टम में संकुचित किया जाता है। तो पिस्टन ये काम असमान रूप से करता है। हाँ, वह इसे एक निश्चित गति से करता है, जबकि स्नेक स्क्रू ये काम बिल्कुल समान रूप से करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल समान रूप से हवा की आपूर्ति चाहिए, रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार और समान रूप से। तो
ये भी एक तरह की महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। हाँ, यूं कहें तो एक शर्तिया खोज जिसने पहले से कहीं अधिक स्थिर विद्युत उत्पादन यानी बिजली की प्राप्ति को संभव बनाया। और यह खासकर तब हुआ जब पाउडर को ट्राइबो जनरेटर के शरीर से गुजारा गया। यहां एक ड्रायर नमी हटाने वाला होना जरूरी है। ये रहा। ये 3 नीले कंटेनर हैं, है ना? नहीं, 3 नहीं, सिर्फ ये 2 जो पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, ये रहे। यह एक ड्रायर है और यह एक विशेष प्रकार का एब्जॉर्प्शन ड्रायर है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ खास ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं जिनका काम हवा में मौजूद नमी को सोख लेना है। हाँ, यानी यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम हवा को तैयार करते हैं, उसमें से नमी हटाते हैं और फिर उसे रिसीवर में भरते हैं। मैं भी बताऊंगा क्यों। असल में सिस्टम इसके बिना भी काम कर सकती है और असल में जब यह चालू स्थिति में चक्रीय रूप में होती है तो यह इसके बिना ही काम करती है, जैसे कि इसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और आगे हम देख सकते हैं कि यही है पूरी प्रणाली। यहां प्रणाली है जनरेशन सिस्टम और रिकवरी सिस्टम, और यहां ग्राउंडिंग केबल्स की कमी है। यहां हाई वोल्टेज केबल्स हैं और यहां ग्राउंडिंग केबल्स होने चाहिए और ग्राउंडिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। और इन्हीं केबल्स के जरिए जो यहाँ नहीं है, पाउडर कण वापस आते हैं और रिस्टोर होते हैं। यही हमने पिछली बार अपने पॉडकास्ट में चर्चा की थी, तो जरूर देखिए। मॉडल दिखने में यथासंभव असली के करीब है। यथासंभव असली के करीब। हाँ, अनुपात भी सुरक्षित रखे गए हैं। हाँ, बस कुछ तत्वों के तारों की उपस्थिति ही अलग है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं यह है साइक्लोन, जो कि रिस्टोरर भी है। इससे असल में ग्राउंडिंग के तार जुड़े होते हैं जिनके जरिए पाउडर आंशिक रूप से वापस आता है। तो आगे देखें, रिसीवर से हवा यहाँ आती है। यहाँ इस जगह पर हमारे मॉडल में पाउडर लोडिंग सिस्टम नहीं है, यानी फीडर जिसे हम शुरू में पाउडर डालते हैं, और यहाँ हवा उसे पकड़कर ट्राइबो जनरेटर तक ले जाती है और यहाँ खुद ट्राइबो जनरेटर स्थित है। शायद क्या आप हमारे दर्शकों के लिए शब्दों में समझा सकते हैं कि पाउडर लोड करने वाला यह सेक्शन कैसा दिखता है? क्या यह कोई साधारण फनल है, कोई कंटेनर है? यानी यह दिखने में कितना साधारण होता है? हाँ, ये लगभग उसी तरह दिखता है जैसे फीडर, जैसे रिड्यूसर, बिल्कुल वैसा ही है, बस आकार में छोटा है, बस इतना ही। और हाँ, ऊपर से हम बस पाउडर डाल देते हैं, यानी इसमें वह हिस्सा नहीं है और हम बस पाउडर डालते हैं और ये यहीं हवा के साथ मिल जाता है। और यहाँ जब ये पूरी यूनिट कंटेनर में होती है तो इसमें एक खास हिस्सा होता है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक विशेष खंड होता है जहाँ हम बस बाहर से हम बस पाउडर डालते हैं, और हमें पाउडर डालना ही होता है क्योंकि वहाँ कोई भी अपशिष्ट नहीं होता। वह पाउडर जो शुरू में सिस्टम में डाला जाता है वह स्थायी विद्युत धारा में बदल जाता है। वैसे वही बात जो हमने आपसे कल की थी, अगर हम किसी भी पदार्थों को लें जहां इलेक्ट्रिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर हों, अगर हम उन्हें आपस में रगड़ेंगे तो हम उन्हें पाउडर में बदल देंगे और इस प्रक्रिया में केवल स्थायी विद्युत धारा ही प्राप्त होगी। और आगे यहाँ पाउडर को हवा के साथ मिलाया जाता है और फिर वह ट्राइबो जनरेटर में जाता है। यहाँ भी सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मूल रूप में बनाया गया है। यहाँ पर जनरेशन होती है, हम पाउडर कणों से विद्युत आवेश निकालते हैं और ये तारों के माध्यम से हमारे ट्रांसफार्मर में भेज दिए जाते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर भी यहाँ इस तरह से बनाया गया है कि आम आदमी देखे और समझ सके कि ये ट्रांसफार्मर है, मतलब ताकि कैसे कहें, जब अच्छा, हाँ, ताकि कोई अनावश्यक प्रश्न ना हो और बस ये क्या है, खैर समझाने के लिए नहीं बल्कि स्पष्ट करने के लिए। लेकिन यह एक ट्रांसफार्मर है, यानी ये कोई साधारण ट्रांसफार्मर नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष धारा से संचालित होने वाला ट्रांसफार्मर है। वह ऐसी भी एक इकाई है जिसके लिए हमें पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो फिर हम यहाँ बैटरी पैक देखते हैं। हम थोड़ा सा घुमा सकते हैं। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, पीछे की तरफ से। हाँ, पीछे से प्रोजेक्ट को देखें। हाँ, यहाँ ये हम देखते हैं कि यहाँ बैटरी का एक ब्लॉक है। ये साधारण बैटरियां नहीं है, ये जेल बैटरियां हैं, बड़ी 200 एम्पियर घंटे की, और इन्हें डिजाइन किया गया है, इन्हें कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यहाँ एक विशेष प्रणाली बनाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 क्लाइमेट कंट्रोल कैबिनेट्स हैं जो काम करते हैं, जो अपनी आंतरिक संरचना इकोसिस्टम को कंटेनर के अंदर बनाए रखते हैं। हाँ, ये खुद को ठंडा भी करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो खुद को गर्म भी करते हैं, ताकि मान लीजिए अगर ये कंटेनर कहीं
जैसे कि किसी गर्म देश में, उदाहरण के लिए अफ्रीका में रखा हो, तो ये खुद को ठंडा रखते हैं। अगर ये कहीं ठंडी जगह पर है तो ये खुद को उसी अनुसार गर्म भी करते हैं। यानी वे अपनी खुद की पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखते हैं, और यह एक आपातकालीन विकल्प के रूप में है, क्योंकि खुद स्टेशन कंटेनर के अंदर है और कंटेनर के अंदर भी अपनी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनती है। उसी के अनुसार वहां हवा का प्रवेश और निकास दोनों होता है। जैसे हमारे यहाँ कंप्रेसर काम करता है, वैसे ही स्वाभाविक है वहां हवा प्रवेश पर भी फिल्टर होती है और निकास पर भी हवा को फिल्टर किया जाता है। असल में इलेक्ट्रिक स्टेशन से केवल दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक तो विद्युत धारा और दूसरी हवा, शुद्ध हवा जो इस फिल्टर से होकर निकलती है। यही उसका अपशिष्ट है। यूं कहें शुद्ध हवा की निकासी पाइप, शुद्ध हवा की निकासी पाइप। हाँ, बिल्कुल सही। चाहे ये सुनने में कैसा भी लगे, लेकिन यही सच है। ये एक आपातकालीन प्रणाली की तरह है। अगर यहां भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने वाली प्रणाली फेल हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने वाली प्रणाली, तो ये किससे किया जाता है? ये एयर कंडीशनरों से किया जाता है। यानी ये एयर कंडीशनर हैं जो अभी हमारे पास या तो ठंडा कर सकते हैं, है ना, साथ ही अतिरिक्त हीटिंग एलिमेंट्स भी हैं। कुल मिलाकर अगर यह भी अचानक फेल हो जाए तो हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल कैबिनेट्स हैं जो अपने मोड में काम करते हैं। वे फिर भी खुद को ठंडा या गर्म कर लेते हैं। आपात स्थिति में स्टेशन बैटरियों पर भी काम कर सकता है। अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है और आपकी स्टेशन, मान लीजिए आपके उद्यम या घर से जुड़ी हुई है। हाँ, चलिए घर का उदाहरण लेते हैं। अगर यह आपके घर से जुड़ी है तो आपका घर स्वायत्त रूप से चलता है, यानी आप बाहर से कहीं से भी बिजली नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए अगर इस स्टेशन के साथ अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है तो भी यह लगभग 3 दिनों की अवधि तक अपनी आंतरिक बैटरियों के सहारे आराम से काम करना जारी रख सकता है। इस बीच हमारे विशेषज्ञ सहयोगियों की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाएगी और जो भी तकनीकी खराबी उत्पन्न हुई है उसका समाधान कर देगी। अब मैं आपको यह विस्तार से समझाऊंगा कि यहाँ पर इस रिसीवर की वास्तव में क्या आवश्यकता है और इसकी क्या भूमिका है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक स्टेशन को चालू करना है। अगर कोई बाहरी बिजली स्रोत उपलब्ध नहीं है तो हमें स्टेशन चालू करने के लिए केवल संपीड़ित हवा ही चाहिए होती है। अगर इसे पहले से भर दिया जाए तो हम बस हवा खोलते हैं और बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। स्टेशन चालू होने लगता है और कंप्रेसर भी अपने आप चालू हो जाता है। फिर बिजली का उत्पादन होता है और उपभोक्ता तक बिजली पहुंचने लगती है। बहुत बढ़िया। तो असल में ये एक बहुत ही साधारण जनरेशन है। वैसे कितनी साधारण! अभी के समय में ये इतनी आसान हो गई है। हाँ, अब हम यहाँ बस बैठ सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ साल पहले ये चर्चा में भी नहीं था, कुछ अजीब सा था। हाँ, मतलब शुरू में तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये असल में एक पावर स्टेशन होगी, कि ये कोई जनरेटर नहीं है। जैसे हम सब जैसे आदी हो गए हैं कि बस हमने हैंडल खींचा, मशीन चालू हुई और बिजली आ गई। लेकिन ये तो पूरी की पूरी एक पावर स्टेशन बन गई। हाँ, ये पूरी की पूरी बन गई और केवल इसी रूप में यह मौजूद रह सकती है। और लोग बस कहते हैं काश हमारे पास कोई छोटी, पोर्टेबल, बहुत ही छोटी सी होती। मामला यह है कि बिजली का उत्पादन संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। हाँ, घर्षण क्षेत्र पर निर्भर करता है और तदनुसार जितना यह ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमें प्राप्त होगी। इसलिए अगर हम इसे छोटा बना दें तो तदनुसार वहां कुछ भी, खैर आपको बिजली का झटका कैसे लगेगा? जी हाँ, आप उस कंप्रेसर को भी नहीं चला पाएंगे जो आपके शरीर पर हवा फूंककर आपको बिजली देगा। वह उत्पादित क्षमता आपूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो ठीक है, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि वहां कोई स्व रिकॉर्डिंग नहीं होगी जिसकी वहां हर कोई तलाश कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है और प्यार कर रहा है। खैर, और अधिशेष का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। वैसे उदाहरण के तौर पर यह कंटेनर, यह स्टेशन आसानी से एक घर को उसकी सभी आवश्यक संचार सुविधाओं, जीवन की सभी जरूरतों और आपूर्ति के साथ सुचारू रूप से चला सकता है। यह स्केलिंग का सवाल है। यानी अभी हमने एक घर की बात की, लेकिन क्या ऐसी कोई स्टेशन निश्चित रूप से शायद अलग आकार और अलग उत्पादन क्षमता में एक छोटे से शहर को औसत जनसंख्या के साथ बिजली दे सकती है? खैर, मैं शायद अब कोई संख्या भी नहीं बताऊंगा। यहाँ शहर का तथ्य पहले से ही कुछ बड़ी संख्या, बड़े क्षेत्रों को दर्शाता है, या क्षेत्र, हाँ, या शायद हाँ भी, या जिले के अनुसार। मैं आपको युद्ध के बाद के वर्षों का एक और उदाहरण दूंगा जब केंद्रीकरण में आमतौर पर कोई विशेष बाधा नहीं आई थी और सिद्धांततः घरों में कोई केंद्रीकृत हीटिंग की व्यवस्था नहीं थी। और मान लीजिए वहां कुछ घर खड़े थे और उनके बीच कहीं अपनी एक बॉयलर रूम थी।
यानी वे खुद ही घरों को गर्म करते थे, लोग ड्यूटी पर रहते थे और जैसे ही जरूरत होती कोयला डालते रहते थे, जिससे उनके घरों में गर्मी बनी रहती थी। फिर बाद में केंद्रीकृत व्यवस्था बना दी गई। तो इसी उदाहरण के आधार पर लगभग इसी तरह बिजली घरों के साथ भी किया जा सकता है। यानी हम इलाके में बिजली घर लगाते हैं। इसमें अच्छी बात यह है, इसका फायदा यह है कि बिजली को जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर हम कंटेनर पास पास रखते हैं और मान लीजिए एक 16 किलोवाट का है, अगर हम 2 लगाते हैं तो हमें 32 किलोवाट मिल जाता है। अगर हम 4 लगाते हैं तो 128 मान लीजिए। यानी गणितीय सीमाओं में सब कुछ बिना किसी संख्या की हानि के चलता है, यानी उत्पादकता कम नहीं होती बल्कि उल्टा बढ़ती है। तो इस प्रक्रिया का पालन करके स्केलिंग को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि स्केलिंग की यह क्षमता केवल कंटेनरों की संख्या को बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा हम खुद जनरेटर के आकार को समायोजित करके भी इसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। मान लीजिए कंटेनर में, लेकिन यह अभी गणना के अनुसार है, अधिकतम जो हम स्थापित कर सकते हैं वह है 512 किलोवाट एक कंटेनर में। यानी तदनुसार अगर ऐसे 2 कंटेनर होंगे तो ये पहले से ही 1 मेगावाट हो जाएगा। तो तदनुसार हम इसे बिजली दे सकते हैं, घर को या किसी छोटे से उद्यम को बिजली दे सकते हैं। और अगर ऐसे कई कंटेनर हों तो सिद्धांत रूप में एक छोटा सा उद्यम भी। अगर हम मापदंडों के हिसाब से देखें तो कुछ मेगा कारखानों के लिए भी शायद किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा और ऊर्जा की खपत से संबंधित अधिक सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है। इस पर विचार करना पड़ेगा। तो घर के लिए तो बिल्कुल सही है, और कोई छोटा सा उद्यम ये भी निश्चित रूप से संभव है। बिल्कुल सही। पंपिंग स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। पावर स्टेशन। अब तो इलेक्ट्रिक कारें भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और वैसे भी सिद्धांत रूप में भविष्य इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ही है। वहां मुझे नहीं पता, शायद मैं फिर से इस साजिश सिद्धांत में चला जाऊं और आगे भी 18वीं सदी में हम बिजली पर देखते हैं, और वहां गाड़ियां चलती थी, और चलती थी, और स्कूटर भी। फिर हम देखते हैं कि आंतरिक दहन इंजन वाली कारें आ गईं, और अब हम फिर से बिजली की तकनीकों की ओर लौट रहे हैं। और इसी के अनुसार हम इसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिजली की खपत बढ़ गई है। जो लोग ध्यान देते हैं, अगर अचानक परमाणु बिजली घरों की संख्या बढ़ रही है, मतलब जैसे अभी रूस मान लीजिए भारत के साथ परमाणु बिजली घरों के निर्माण के लिए अनुबंध कर रहा है, तो ये कह सकते हैं इतनी सुरक्षित चीज नहीं है, लेकिन फायदेमंद है काफी हद तक, क्योंकि बस वहां यूरेनियम या कुछ और डाल दिया और बस काम शुरू हो गया। पानी गर्म करते हैं और बस जैसा कि कहते हैं टरबाइन घूमती है, सब खुश हैं। लेकिन ये इतनी भरोसेमंद नहीं है। भरोसेमंद तो है लेकिन सुरक्षित नहीं है। इसके अपने जोखिम हैं, लेकिन इन्हें ऐसी विद्युत संयंत्रों से बदला जा सकता है। वैसे अगर बात करें भविष्य की संभावनाओं की और सुरक्षा के सवाल की, तो आजकल परमाणु ऊर्जा के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसमें कचरे का खतरा, शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव और आपातकालीन स्थितियों का खतरा शामिल है। वैसे वे चैट भी कर सकते हैं। स्टोरिया को इसके बारे में पहले से ही पता है। लेकिन क्या यहाँ पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह संयंत्र वास्तव में सुरक्षित है? यह न केवल उस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता जहां यह स्थित है, जैसा कि सभी को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के बारे में पता है कि उसने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया। तो अगर इसमें कोई खराबी या गड़बड़ी हो जाए तो क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान होगा और इसके संचालन से कोई हानि होगी, और इसे घर या निवास के कितने करीब रखा जा सकता है? तो कुल मिलाकर देखिए, जैसा कि कहते हैं, हम अंत से शुरू करते हैं, यानी घर या निवास से। असल में इसे घर के पास भी रखा जा सकता है। अब ये कितना सौंदर्यपूर्ण लगेगा ये एक अलग बात है। ये तो बस एक समुद्री कंटेनर है, एक साधारण सा, जैसा कि होता है। लेकिन अगर जाहिर है हम इसमें कुछ सुधार कर दें किसी तरह से, तो ये घर के साथ कोई अतिरिक्त निर्माण जैसा भी हो सकता है। तो बात यह है कि लोग क्यों नहीं चाहते, या यूं कहें कि हमेशा शोर के बारे में पूछते हैं। तो जब कंप्रेसर चलता है आप कहते हैं क्या ये बहुत शोर करता है? तो आपकी ये यूनिट कितनी शोर करती है? देखिए, ये एक कंटेनर में रखी हुई है और कंटेनर ध्वनिरोधी है, इसलिए वहां शोर बस इतना है कि केवल पुनर्स्थापक से हवा बाहर निकलती है, और वह भी ऐसे ही जैसे अपने आप बहाव से निकलती है। कोई दबाव नहीं है किसी तरह का, मतलब कोई सीटी जैसी आवाज नहीं है, वो बस बाहर निकलती है और सब कुछ सामान्य रहता है। और खुद स्क्रू कंप्रेसर भी वह काफी शांत है, यहाँ तक कि अगर हम बस वर्कशॉप में हैं और वह चल रहा है तो हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं बिना आवाज ऊंची किए। असल में वह वाकई में काफी शांत है। अब दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि अपशिष्ट के मामले में हाँ, कोई अपशिष्ट नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, यह पाउडर को सीधे स्थायी विद्युत धारा में बदलता है। और अगर कोई अप्रत्याशित दुर्घटना भी हो जाती है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई रिसाव हो सकता है, जैसे कि हवा और पाउडर ले जाने वाली पाइप अचानक फट जाए, तो भी सुरक्षा के लिए हमारे पास फिल्टर मौजूद है। और हमारा स्टेशन भी, वह भी पूरी तरह से शर्तिया रूप से सील है। उसमें एक वेंटिलेशन सिस्टम है, लेकिन उस वेंटिलेशन में भी एक अतिरिक्त फिल्टर लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो ये है कि पाउडर की थोड़ी बहुत लीकेज इसी सेक्शन के अंदर हो जाए, क्योंकि कंटेनर में वे अलग अलग सेक्शन में बंटे हुए हैं और यह सेक्शन अलग है। हाँ, यानी ये बाकी हिस्सों से अलग थलग है और केवल पाइप और तार ही बाहर निकलते हैं। हाँ, ये मदद करता है समस्या को सेक्शन में रखना। हाँ, अगर अचानक अगर कुछ हो जाता है तो ये पाउडर यहीं पर रहता है। और वैसे भी पूरी सिस्टम तुरंत ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने सुरक्षा के लिए हर जगह सेंसर लगाए हुए हैं, जैसे कि हवा की गति के सेंसर और गति का पता लगाने वाले सेंसर। और इन्हीं के अनुसार अगर स्टेशन को यह सिग्नल मिलता है कि मान लीजिए ऊपर की सीलिंग में कोई समस्या आ गई है, तो वह बस अपने आप बंद हो जाएगी और बैटरी बैकअप मोड में चली जाएगी। और भविष्य के लिए यह और भी अच्छा होगा कि हमारे पास एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन हो। वैसे हमारे पास ऐसी योजना पहले से ही है कि पावर स्टेशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाए, ताकि ऑपरेटर को तुरंत यह पता चल सके कि हाँ, वहां पर कोई आपातकालीन स्थिति है और एक चेतावनी भेजी जा सके। हाँ, चेतावनी, अलार्म कह सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और तदनुसार हमारे निर्माता, जैसे कि कंपनी का निर्माता ट्रिबुलो टेक्नोलॉजी, उसके पास भी कहीं ये दिखना चाहिए कि फलां फलां पावर स्टेशन में ये समस्या है, वहां जाकर उसे ठीक करना होगा। तो असल में सब कुछ काफी सुरक्षित है। मूल रूप से हमने इस पे काफी अच्छा काम किया है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तकनीक को जानता है, पूरी प्रणाली की बनावट को जानता है, मुझे लगता है कि यहाँ भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि शायद आपने खुद देखा होगा कि वहाँ कैसी पाइप है और वह फटना नहीं चाहिए। तो इन गारंटियों और मौजूदा तकनीक के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को 5 या शायद 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? इसकी क्या स्थिति होगी? इसका क्या पैमाना होगा? क्या कुछ उपलब्धियां या सफलताएं होंगी? शायद कुछ नए क्षितिज खुलेंगे या आधुनिकीकरण चल रहा होगा? आप इस प्रोजेक्ट को 5 साल बाद कैसा देखते हैं? 5 साल बाद अभी हमारे पास 2025 है। हाँ, हम 1 साल से मौजूद हैं। प्रोजेक्ट को 1 साल हो गया है। हाँ, खुद इलेक्ट्रिक स्टेशन की डेवलपमेंट में भी कुछ साल लगे, 2014 से अगर यूं कहें इस विकास तक। तो हमारे पास अभी जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से 2 कंपनियां शामिल हैं। पहली एक निवेश कंपनी है जिसका नाम लाटॉम है, और दूसरी एक तकनीकी कंपनी है ट्राइबल टेक्नोलॉजी। ट्राइबल टेक्नोलॉजी ही वह कंपनी है जिसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक तकनीक मौजूद है, और इसी ट्राइबल टेक्नोलॉजी का हमारी निवेश कंपनी लाटॉम के साथ एक औपचारिक अनुबंध भी है। इसके अलावा यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ट्राइबल टेक्नोलॉजी ही उस प्रोजेक्ट की मूल इनिशिएटर है जिसे इलेक्ट्रोएटम के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार निवेश कंपनी लेटॉम की मुख्य जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक फंड जुटाने का काम करना है, और इस भूमिका के लिए उसके अपने स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ट्राइबल टेक्नोलॉजी कंपनी, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक स्टेशनों के विकास और उनकी असेंबली का काम करती है, उसके भी अपने स्वयं के निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिन्हें उसे पूरा करना है। यह परियोजना हमारे लिए वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित की गई है, और इसे 2030 में समाप्त होना ही चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समय पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार सामान्य रूप से चल रहा है और हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है कि भविष्य में कोई बड़ी समस्या होगी, इसलिए हम यह मानते हैं कि वर्ष 2030 में यह परियोजना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, और तब तक हमारे पास कई नए उद्यम स्थापित हो चुके होंगे। स्वाभाविक रूप से ये उद्यम रूस, वियतनाम, अफ्रीका के किसी देश में और भारत में होंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि हम पूरी लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को कवर कर रहे हैं। देखिए, अगर लोग दुनिया में कहीं भी हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशन खरीदते हैं, और ये देश आमतौर पर वही हैं जहां बिजली की समस्या है, जैसे अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी बिजली नहीं है, और भारत में भी यही समस्या देखने को मिलती है। वियतनाम में यह समस्या थोड़ी कम है, लेकिन वहां कुशल स्टाफ आसानी से मिल जाता है। रूस में भी वैसे तो बिजली की कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई अपना खुद का एक स्वतंत्र बिजली स्रोत रखना चाहेगा। तो जैसा मैंने कहा, हम लॉजिस्टिक्स को कवर कर रहे हैं, इसीलिए यह सारा सामान समुद्री कंटेनरों में रखा जाता है।
हम कंटेनर लेते हैं, उन्हें जहाज पर लादते हैं और चूंकि हमारा उद्यम बंदरगाह के पास ही स्थित होगा, हम सामान को तुरंत लोड करके भेज देते हैं। इस वजह से हमारी डिलीवरी में सबसे कम समय लगेगा और सर्विसिंग प्रदान करने में भी सबसे कम समय लगेगा। इसके अलावा इन उद्यमों के साथ एक शैक्षिक केंद्र भी बनाया जाएगा। तो अगर हर उद्यम के साथ एक शैक्षिक केंद्र बनाया जाता है तो आखिर उसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है, सबसे पहले उन लोगों की योग्यता बढ़ाने के लिए जो असेंबली वर्कशॉप्स में काम करते हैं और नए लोगों, नए स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए भी, क्योंकि स्टाफ का आना जाना तो होता ही रहता है, उसके बिना तो काम नहीं चलता, बस ऐसे ही है। ये सवाल हम 20-30 तक इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकें, विशेष रूप से जब हम अफ्रीका या भारत जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ इस मामले में कई तरह की समस्याएं मौजूद हैं और हम वहाँ के स्थानीय लोगों की इस तरह से मदद करना चाहते हैं कि वे हमारे उद्यमों के आधार पर काम करें और साथ ही साथ सीखते भी रहें। तो इसका मतलब है कि 2030 में हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी बिजली संयंत्रों की बिक्री शुरू हो रही है और जो लोग अभी निवेश पैकेज खरीद रहे हैं उन निवेश पैकेजों में हिस्सेदारी है। यानी जब कोई व्यक्ति यह निवेश पैकेज खरीदता है तो वह वास्तव में कंपनी ट्राइबोलो टेक्नोलॉजी का सहमालिक बन जाता है और कंपनी ट्राइबोलो टेक्नोलॉजी इन बिजली संयंत्रों को बेचकर मुनाफा कमाएगी और उस मुनाफे से लोगों को डिविडेंड मिलेगा। यानी जो हिस्सेदारी अभी हमारे पास है उन्हें बाद में शेयरों में बदल दिया जाएगा। किस फॉर्मूले से ये किया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। फिलहाल फॉर्मूला ये है कि जितनी ज्यादा हिस्सेदारी उतने ज्यादा शेयर। हाँ, यह न्याय संगत है। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा डिविडेंड, यही है सीधा फॉर्मूला। इस तकनीक को लेकर हम अभी भी जानते हैं कि 2025 में निवेश का विषय बहुतों के लिए प्रासंगिक है। ये वास्तव में बहुत लोकप्रिय और प्रासंगिक है। हाँ, तो मेरा आप सभी को यही सुझाव है कि 2030 अब दरवाजे पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समय रहते ही इस पैकेज को खरीद लें और अगर आपने पैकेज खरीद लिए हैं तो अपना पोर्टफोलियो और भी ज्यादा बढ़ाएं ताकि आपके पास भविष्य में ज्यादा शेयर हों। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बिक्री शुरू होगी और हम अनुमानित $219 मिलियन का लाभ कमाएंगे। अभी हमारी वेबसाइट पर लिखा है कि निवेशकों के पास 49% हिस्सा होगा, इसलिए 49% लाभ में से डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा और निवेशकों को दिया जाएगा और बाकी सब कुछ कंपनी के विकास में लगाया जाएगा। तो इसलिए देर नहीं करनी है, अभी रजिस्ट्रेशन करें और पैकेज खरीदें। मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम निष्कर्ष निकालें। हाँ, और जब तक यह प्रासंगिक है, जब तक सब कुछ ताज़ा है, जब तक सारी जानकारी दिमाग में है और हमारे पास यह स्पष्ट तस्वीर है कि यह तकनीक कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तकनीक के काम करने के तरीके के बारे में एक और बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि हमारी आगे की मुलाकातें न केवल इलेक्ट्राटम के बारे में बल्कि विज्ञान, भौतिकी के बारे में भी और अधिक जानकारी देंगी और शायद कोई न केवल निवेश करने के लिए प्रेरित होगा बल्कि शायद पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित हो और फिर इस परियोजना का हिस्सा बन जाए एक कर्मचारी के रूप में। विक्टर, इस रोचक बातचीत और दिलचस्प संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया चैनलों को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने सवाल लिखें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें और अगली कड़ियों में आपसे फिर मुलाकात होगी।